हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नीट एकेडमी। आज मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, बस आपको जस्ट रिवीजन पर्पज़ से, आपका कल एग्ज़ाम है, मैं जस्ट आपको रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप एक बार गो थ्रू हो जाइए कि कौन कौन से आपके कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुए हैं, कोई पॉइंट आपका रह नहीं गया हो। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। एक बार आप ज़रूर वीडियो को ज़रूर देख लें एग्जाम में जाने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो एक बार देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जाम इससे एक दिन पहले उसे पढ़ना भी नहीं होता ज़्यादा डीप कंसेप्ट। बस आप एक वीडियो देख लीजिए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो चुका है, आप कल एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, मुझे पता है। इसीलिए ये मैं वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले लेकर आई हूँ कि आप अच्छे से वीडियो को देखें, एंजॉय करें। ठीक है, रिफ्रेश हो जाएगा इस वीडियो को देखकर आपका, 100% श्योरिटी के साथ में प्रॉमिस करती हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे निकालना था, आपको निकालना है OH, यहाँ पे H+ आयन का मान निकालना है, आपको हाइड्रोजन आयन का मान निकालना है। यहाँ पे NOH का मान दे रखा है 0.1 और 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन आयन का आपको मान निकालना है। तो H+OH आयन कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। बस फॉर्मूला में आपको पुट ऑन करना है जस्ट। तो हमें दे रखा है हाइड्रोजन आयन का मान दे रखा है, तो H+ निकालना है हमें। हाइड्रोजन 0.1 है और 10⁻⁻14 है। ठीक है, और क्या करना है हमें, एक मिनट, सॉरी, तो यहाँ पे बस हमको वैल्यू पुट करना है। H+ 0.1 है तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इसको, और इधर था इधर, एक मिनट, पहले हम अभी H+ 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। इधर है 10⁻⁻14। H+ इक्वल टू -1 इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर 10⁻⁻14 इंटू 10 क्या आ गया, वैल्यू हमारा आ गया निकल कर 10⁻⁻13। तो बी हमारा सेकेंड हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपको आता ही होगा, बस आपको रिवीजन करवा रहे हैं कि हाँ ये सब आपको आ रहा है, सब कुछ आता है आपको, आई नो डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये भी मैं इस चैनल पे न्यूमेरिकल सीरीज वाले जो मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें ये मल्टीपल टाइम मैं करवा चुकी हूँ, फिर भी आपका एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाने के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फिर से करवा देती हूँ आपको कि आपको एक बार याद फिर से हो जाए। इसका जो फॉर्मूला, अगर यहाँ PPB गिवन है तो PPB, अगर यहाँ PPM गिवन है तो PPM लिखेंगे। ओके, तो यहाँ PPB गिवन है तो PPB इंटू मॉलिकुलर वेट STP दे रखा है तो 22.4 लेंगे। ठीक है, और बस वैल्यू को पुट करेंगे। मॉलिकुलर वेट सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है 64 और 22.4 कितना आ गया हमारा 2.86 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो। यहाँ भी पूछता है कि बायोगैस का मिक्सचर, बायोगैस में कौन कौन से गैस का मिक्सचर है, वो जो गैस है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको बहुत सारे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस का नेम मेंशन होगा। आपको याद रखना है कि बायोगैस में कौन कौन से गैस होते हैं, बस जस्ट ये रिमेंबर आपको रखना है। कभी कभी CO की जगह लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि CO है या CO2 है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने पढ़ रखा है बहुत बार अच्छे से। तो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर होता है बायोगैस मिक्सचर में। ये जो गैसों का मिक्सचर होता है बायोगैस में होता है, तो आप अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे कि CO नहीं होता है, CO2 होता है, NO नहीं होता है, NH3 होता है, ठीक है, और HO नहीं होता है, वाटर वेपर होता है।
ये इस तरह से आप रिमेंबर करके रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैं मल्टीपल टाइम करवा चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से रिवीजन कर ली होंगे। क्वेश्चन का थोड़ा सा जो इसमें कैलकुलेशन है कम्प्लेक्स है, मैं बार बार यही बोलती थी अपने वीडियो में कि कम्प्लेक्स थोड़ा सा इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको अब ईजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार इसका फार्मूला के साथ में सॉल्व कर देती हूँ ये क्वेश्चन को। यहाँ पे जो फार्मूला है प्रेशर पास्कल में लेंगे, टू एंगुलर वेलोसिटी रो इंटू साइन फाई इंटू डिस्टेंस को किलोमीटर में अगर गिवन है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर ही देते हैं। सॉल्व करते हैं। पहले प्रेशर कितना गिवन है, 1 MB हमारा गिवन है, तो इसको 1 काउंट लिखेंगे। और 1 मिनट, 1 प्रेशर को हमको क्या लेना है, MB में, पास्कल में लेंगे, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताइए आप कमेंट में मुझे, कितना है 7.3 इंटू 10⁻⁻5 है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लेंगे 0.5, और यहाँ पे 100 किलोमीटर हमारा क्या है डिस्टेंस है, तो 100 इंटू क्या करेंगे 100 इंटू 1000 मीटर कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कट के आएगा कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा हमारा 11 मीटर पर सेकेंड। आप कर लीजिएगा, आप किए भी होंगे, मैं जस्ट आपको रिमेंबर करवाने के लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो बस आपको रिमेंबर हो जाए कि फार्मूला ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, ये हो गया बायोगैस का मिक्सचर हो गया, ये हो गया। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मटेरियल कैन बी डिटरमाइन यूजिंग एनालिटिकल टेक्निक से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब आपको रिमेंबर करना होगा। वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपका फिक्स है कि आपको वहाँ मैच द फॉलोइंग में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंशन, ये स्कैन जो एनालिटिकल टेक्निक है हमारा क्रोमेटोग्राफी से, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% मैं श्योरिटी लेती हूँ कि एग्जाम में पूछेगा ही। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है तो आप उसको आंसर आप देखते ही दे दोगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं है रिवीजन तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए कि 1-2 का आंसर भी पता होगा तो आप वो इजी वे में आंसर दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मटेरियल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड मटेरियल का उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, इनमें से बताना है। किसी भी कंपाउंड मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन से टेक्निक को हम यूज करते हैं, ये आपको इसमें कह रहा है। तो स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम है, ये तो यूज नहीं होता है। एक्सरे फ्लोरोसेंस एलिमेंट एनालिसिस के लिए होता है। तो ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है और एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ये हमारा किसके लिए होता है यूज, मेनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो इस तरह से आपको याद करके रखना है सारे जो टेक्निक सब हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए कौन से कलर यूज किया जाता है, वेस्ट शार्प के लिए कौन सा यूज करेंगे, डिस्कार्डेड कैथलेटर के लिए कौन सा यूज करेंगे, डिस्पोजेबल ग्लासवेयर के लिए कौन सा यूज करेंगे। इनमें से भी आपको कोई एक का आंसर पता है तो आप इजी वे में आंसर दे दोगे। एलिमिनेशन मेथड मैच द फॉलोइंग में ज़रूर आप प्रैक्टिस है तो वही टेक्निक अप्लाई कीजिए, आपको ईजी होगा सॉल्व करने का, दिमाग भी ज़्यादा लगाने की नीड नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, येलो यूज करते हैं। वेस्ट शार्प के लिए कौन सा यूज करेंगे, वेस्ट शार्प के लिए हम करते हैं ब्लू, वाइट करते हैं। डिस्कार्डेड कैथेटर्स के लिए डिस्कार्डेड रेड करेंगे, और ग्लास डिस्पोजेबल ग्लासवेयर के लिए ब्लू करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए।
और यहाँ जो ये मैं बोली हूँ ना एनालिटिकल टेक्निक, जैसे यहाँ से पूछ दिया ना एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम में 2 बार। एक्सरे फ्लोरोसेंस मीटर किसके लिए यूज होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस किसके लिए यूज होता है? फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? लेजर माइक्रोस्कोप मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसके लिए यूज होता है? इसके लिए कौन से मेथड यूज करते हैं? एक्सरे फ्लोरोसेंस के लिए हम मल्टी एलिमेंट एक्सरे, जहाँ भी बड़ा एक्सरे फ्लोरोसेंस उसके एलिमेंट से याद रखेंगे, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस यूज करते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रो बैलेंस के लिए पार्टिकुलेट मैटर का यूज करते हैं। फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के लिए हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं। लेजर माइक्रोप्रोब मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। तो ये आप एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे। एक भी अगर टेक्निक आता है तो आप इजी वे में एलिमिनेशन मेथड से आप इसको आंसर दे दोगे। ओके, ये भी आता है क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाएंगे आप अच्छे से, हो सकता है कि आ जाए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल सरफेस अकॉर्डिंग टू देयर एल्बिडो। एल्बिडो के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस लगाना है कि किसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसका है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस नेचुरल सरफेसेज अकॉर्डिंग टू देयर एल्बिडो। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो अगर आपको देखने को मिलता है किसका? फ्रेश स्नो का। जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन बैक होती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है रेस सन की, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो का होगा। उसके बाद डेजर्ट सैंड का, उसके बाद ग्रास का, उसके बाद ओशियन का। ठीक है, आप एक बार इसको देख लेंगे, याद करके जाएंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेजिडेंस टाइम। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेजिडेंस टाइम लगाने के लिए बोला गया है किसका? इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेजिडेंस टाइम। इंक्रीजिंग रेजिडेंस टाइम बोला है तो सबसे कम पहले आपको लगाना होगा। सबसे कम किसका रेजिडेंस टाइम यहाँ पे आपको शो कर रहा है? जो हाईली रिएक्टिव होगा वो कम उसका लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव कौन यहाँ पर आपको दिख रहा है? सोचिए, हमको तो दिख गया हाईली रिएक्टिव, आपको भी दिख गया होगा, दिख गया होगा। हाइड्रोक्साइल रेडिकल सबसे हाईली रिएक्टिव है और इसीलिए इसका रेजिडेंस टाइम भी कम है। ठीक है, और उसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद है परऑक्साइल नाइट्रेट, सबसे ज़्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा। एक भी ऑप्शन आपको दिमाग में घूम रहा हो कि हाईली रिएक्टिव कौन है, तो जो हाईली रिएक्टिव है उसका रेजिडेंस टाइम भी कम होता है। तो हमें यहाँ दिखा हाइड्रोक्साइल रेडिकल सबसे पहले दिखा, तो पहले मैंने उसको पॉइंट बनाया कि हाँ सबसे पहले, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन। इस तरह से आपको आंसर देने आना चाहिए, ऑप्शन बेस्ड हो तो। ठीक है, और यहाँ भी पूछा गया है यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस द गिवन सॉइल टेक्सचर क्लासेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेट क्लाउड। वेट क्लाउड जो होता है ना, वेट क्लाउड मतलब क्या? मॉइस्चर उसको कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा किसका स्टेबिलिटी है? जो अपने अंदर जो पानी को होल्ड किए रखता है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा कौन किए रहता है? आप सोचिए, मैंने आपको ये बताई थी सबसे ज़्यादा कौन रखता है। आप सोच सकते हैं तो बताइए। सोचे, मैं भी सोच ली। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी है किसका? क्ले का। तो क्ले होगा, उसके बाद उसके बाद क्या है? क्ले लोम होगा, फिर क्या आएगी? सिल्ट लोम, उसके बाद लोम, उसके बाद सैंडी लोम। हमारा सेकेंड आंसर हो गया। तो क्ले क्या करती है? सबसे ज़्यादा अपने में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। उसमें परमिबिलिटी, पोरोसिटी तो है लेकिन परमिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है क्ले में। The 95% confidence interval of sample mean can be calculated by 95% जो confidence interval है उस पर sample mean can be calculated by। कैसे क्या करती? 95% याद रखे, जो एक डेटा मिला होगा क्रिटिकल वैल्यू का, तो उसमें 95% पे कितना है? 1.96 होता है हमारा सैम्पल मीन, प्लस 1.96 स्टैंडर्ड एरर शो करता है, और देन
सैम्पल मीन 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवाइडेड सैम्पल साइज, ये कह रहा है। तो बी और डी हमारा यहाँ पे आंसर। एक बार स्टेट्स भी अभी फेवरेट है एनटीए का, और स्टेट पे काफ़ी ये स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टेट को तो अच्छे से आप रिविजन किए होइएगा, मुझे पता है, अच्छे से करके जाना है, स्टेट को छोड़ना नहीं है स्टेट को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और टाइप 2 ईरर अगर पूछ रहा है तो टाइप 1 ईरर से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर ऑप्शन आपको क्वेश्चन पैटर्न एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो टाइप 2 ईयर अगर पूछा एग्जाम में तो नेक्स्ट बार टाइप 1 से भी क्वेश्चन पूछ लेता है या दोनों पूछ सकता है। तो कंसेप्ट टाइप 1 का भी क्लियर होना चाहिए, टाइप 2 का भी क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 ईरर। टाइप 2 ईरर क्या है, इसमें से चूज करना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। अगर कोई चीज़ फॉल्स है उसे हम सही कह रहे हैं, कोई चीज़ फॉल्स है फिर भी उसको हम नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, टाइप 2 एरर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। और कोई चीज़ एक्चुअली ट्रू है और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर। व्हेन ए ड्रग इज एक्चुअली इफेक्टिव, व्हेन ए ड्रग इज एक्चुअली इफेक्टिव बट डिक्लेयर एज नॉट इफेक्टिव, मतलब वही कर रहा है, कोई ड्रग इफेक्टिव है लेकिन हम लोग उसे नॉट इफेक्टिव शो कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया टाइप 2 एरर। कोई चीज़ सही तो है, फॉल्स है, उसे हम सही कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, टाइप 1 एरर। तो यहाँ ऑप्शन ए एंड सी सही हो जाएगा। तो टाइप 1 एरर भी आपको आना चाहिए, टाइप 2 एरर भी आना चाहिए। नेक्स्ट बार आपसे टाइप 1 एरर भी पूछ सकता है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन करे तो उसको डेप्थ वाइज करे कि हाँ इससे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है नेक्स्ट बार पूछे जाने की। और ये जो है मैंने कल ही पढ़ाया था, कल या परसों ही इसको मैं पढ़ाई थी। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, और अगर आपने अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये रिमेम्बर हुआ होगा कि एक्सोस्फीयर क्या है, ओजोनस्फीयर क्या है, ट्रोपोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर क्या है। एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ सरफेस का। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, जो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपका एयर का मूवमेंट नहीं होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, वेदर रिलेटेड इंसिडेंट यहाँ पे होता है। थर्मोस्फीयर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है ड्यू टू सोलर रेडिएशन की वजह से। जस्ट आपका जो मैं स्लाइड पढ़ाई हूँ वहाँ से सेम एज क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, तो वो भी आप स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वहाँ से एक बार रिविजन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर होगा। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है इस ऑप्शन में, तो पैरामेट्रिक टेस्ट आपको चूज करना है। नेक्स्ट बार आपसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछ ले, पेपर 1 में भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में भी आए थे, पेपर 2 में तो आते ही हैं। स्टेट से अभी एनटीए का फेवरेट है, स्टेट, जियो साइंस, ये सब एनटीए का फेवरेट हो चुका है। तो यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है इसमें, तो इसमें पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को आप सेलेक्ट हटा दे तो पैरामेट्रिक टेस्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, पेयर, टी टेस्ट और एफ टेस्ट, ये हमारा क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर वेदरिंग। वेदरिंग के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है मिनरल का, कि किसका सबसे बाद में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहा है तो सबसे लास्ट वेदरिंग किसका होता है, सबसे पहले वेदरिंग किसका होता है, यहाँ पे आपको निकालना लगाना होगा वेदरिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे पहले आपका सबसे कम जो फेल्डस्पार का होता है, उसके बाद आपका ओलिवियन का होता है, उसके बाद कैल्शियम रिच
एक मिनट, कैल्साइट का, जो कैल्साइट होता है सबसे स्लो वेदरिंग होता है कैल्साइट का, उसके बाद ओलिवियन का, उसके बाद कैल्शियम रिच फेल्डस्पार का, फिर सोडियम रिच और इलाइट का सबसे ज़्यादा वेदरिंग होता है। तो इस तरह से ये जियो साइंस का क्वेश्चन है। जियो साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करेंगे। और यहाँ पे पूछा है कि ग्रेन साइज बताना है आपको, सिल्ट सॉइल का ग्रेन साइज बताना है। तो क्ले का भी आप रिमेंबर कर लेंगे, क्ले, सिल्ट, ग्रेवल सबका ग्रेन साइज याद करके जाएंगे एग्जाम में जाने से पहले। सॉइल से भी साइज पूछ लेंगे, ये सब सॉइल क्या सॉइल, हाँ कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी पूछ लेते हैं सॉइल से, तो वो सब आप एक बार सॉइल का प्रॉपर्टीज देख कर जाएंगे। लेयर से पूछ सकते हैं, टेक्सचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओरिजिन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारा क्वेश्चन सॉइल से आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पूछा गया सिल्ट का साइज रेंज पूछा गया था, तो सिल्ट का साइज रेंज 0.05 mm से 0.002 mm होता है अकॉर्डिंग टू USDA। ओके, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, रिग्रेशन एनालिसिस, इस सब का आपको एक बार डिफिनेशन देख कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे पूछा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका पर्पस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का पर्पस पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पर्पस क्या है, टू डिस्क्राइब द वैलिडिटी इन ए सैम्पल को डिस्क्राइब करना होता है। स्टैंडर्ड एरर की, और स्टैंडर्ड एरर की पॉसिबिलिटी क्या है, स्टैंडर्ड एरर की पॉसिबिलिटी है टू कंस्ट्रक्ट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस की, टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बॉन फेरोनी मेथड, जो लास्ट बच गया वो हमारा USD आफ्टर अनोवा इफ P लेस देन 0.05। ये इस तरह से आपको स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, ये सब अच्छे से एक बार, काई स्क्वायर, ये सब अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। और ये भी मल्टी टाइम पूछा गया है कि यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल रिमूवल पार्टिकल का निकालना है। वन यहाँ पे फ्रॉम पार्टिकल, रिमूवल पार्टिकल फ्रॉम कोर्स टू फाइन ग्रेन साइज, कोर्स 1 माइक्रोमीटर से। तो ये आपको सीक्वेंस में ही दे रखा है ABCD, माइक्रो, अल्ट्रा, नैनो, रिवर्स। इसके साइज रेंज भी दे देते हैं कभी कभी, साइज रेंज से आपको निकालना मैच द फॉलोइंग में। तो साइज रेंज भी सबका एक बार आप याद कर लेंगे, याद किए ही होंगे मुझे पता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, कई इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इस बार क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। आपको मैं स्टेट का जो सेपरेट न्यूमेरिकल बनाई थी, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट स्टेट का न्यूमेरिकल बता दी थी कि ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी और वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। और वैसे टाइम कम है, आपका कल एग्जाम है, तो मत देखिए, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो स्टेट का फार्मूला है, इसमें जो फार्मूला आपका यहाँ पे पुट ऑन होगा, EX² डिवाइडेड बाई N माइनस EX डिवाइडेड बाई N का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपका पुट होने वाला है। तो EX² हमारा दे रखा है कितना, 6500 दे रखा है, और हमारा सैम्पल साइज 10 दे रखा है, और यहाँ पे 230 दे रखा है। EX² डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको भी रूट अंडर कर देंगे, कट कर देंगे जो कट होने वाला है। 650 230 का जो करेंगे तो कितना आएगा, 529 आता है 230 का। तो 650 529, तो कितना मैं करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/121 आएगा। तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आपको सॉल्व फार्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम कल एग्जाम में तो याद होना ही चाहिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डज नॉट रिक्वायर एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EI रिक्वायर्ड। इसमें से कौन सा जो है जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के लिए। तो कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट के लिए कोई भी EI की नीड नहीं होती है।
कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड वैलिड फॉर ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट। माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए वैलिड जो ग्रांटिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस कितने ईयर तक की होती है? 30 ईयर्स की होती है। रिवर के लिए 10 ईयर्स, अदर प्रोजेक्ट के लिए अब 7 ईयर्स कर दिया गया है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ये सब प्रोजेक्ट ईयर्स वाइज याद होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट के टेबल से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि PM10 एनुअल लिमिट बताना है। PM10 एंड PM2.5 का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 2009 का जो टेबल दे रखा है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 60 एंड 40 होगा, ठीक है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया था। SI सोलर सेल हैज माइनॉरिटी कैरियर सैचुरेशन करंट 60 नैनोमीटर एंड सोलर रेडिएशन इंड्यूस करंट इतना, इफ द एम्बियंट टेम्परेचर इतना। व्हाट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल। ओपन सर्किट का ये क्वेश्चन था, निकालना था आपको इस तरह। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार आप देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पूछ ले। एक बार मैं आपको रिविजन करवा देती हूँ ये क्वेश्चन का। तो इसमें आपको निकालना है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है इंड्यूस्ड करंट डिवाइडेड बाय सैचुरेशन करंट से ये निकल जाएगा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे हम लेंगे, और जो टेम्परेचर है जो कितना पे 273 पे यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे 273 लेंगे तो 0.026 लेंगे यहाँ पे 0.026 नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय 600 इंटू इंड्यूस्ड करंट हमारा 600 है और डिवाइड बाय 600 नैनो 6 इंटू नैनो को लिख सकते हैं 10⁹। 1 मिनट में अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो 0.026 नेचुरल लॉग 600 हमारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। कहाँ है 600 हमारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट है 600 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन करंट कितना है 60 नैनोमीटर को लिख सकते हैं हम 10⁻⁹। अगर यूनिट बराबर करना कट करना है तो ये कट जाएगा यूनिट से यूनिट, तो हमारा कितना हो जाएगा, और ये 60 से 10 कट जाएगा, ये चला जाएगा 9 ऊपर, तो कितना बच जाएगा 0.026 नेचुरल लॉग इंटू 10 और 10⁹ तो इसको हम लिख सकते हैं 0.026 नेचुरल लॉग इंटू 10⁻10, ठीक है। नेचुरल लॉग को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मिनट, नेचुरल लॉग को रिमूव करने के लिए हमें 0.026 है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, किसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, देन लॉग आ जाएगा 10⁻10 और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना आंसर आ जाएगा 0.598। तो हम इसे लिख सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा 0.6 वोल्टेज आ जाएगा। आप अगर रिवीजन पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो अभी आपको जस्ट देखना है, एक बार वैल्यू याद करके रखना है कि नेचुरल लॉग को हम हटाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसका फॉर्मूला है इंड्यूस्ड करंट डिवाइडेड बाय सैचुरेशन करंट। अगर आ जाए तो आप बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ मेजरमेंट टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेजरमेंट टेक्निक आपको स्किप नहीं करना है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। कल जा रहे हैं तो आज एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन सीरीज, जो मेजरमेंट टेक्निक है एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ जो ओजोन है, ओजोन को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन से। नॉक्स किसके लिए होता है, नॉक्स है हमारा केमिल्यूमिनेशंस, SO2 पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आयर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओजोन अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, नॉक्स केमिल्यूमिनेसेंस, SO2 पल्स्ड फ्लोरोसेंस। तो इस तरह से आपको आना चाहिए टेक्निक लगाने।
और देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस से। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही। ये इसका फिक्स है। पीएच को HPLC से, हेवी मेटल AA से, सल्फेट आयन के लिए क्या क्या यूज करेंगे, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, न्यूक्लियोटाइड के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये आपको अच्छे से एलिमेंट, अगर एलिमिनेशन मेथड भी अगर आपको आता है अच्छे से लगाना, एक भी क्वेश्चन पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे क्या था, सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर 900 millibar while it is 600 millibar at a dew point temperature। ड्यू पॉइंट व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट पे कितना होगा। तो यहाँ पे हमें जस्ट आपको 600 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100 करके आपको ये आपको बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 में 600 से डिवाइड करेंगे तो 66.7% आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ड्यू पॉइंट डिवाइडेड बाई आपको सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंटू 100 करना होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आते हैं तो आप इसको आंसर दे देंगे, ठीक है। फिर से आपसे पूछ लिया है, नैक का टेबल पूछा है। यहाँ भी आपसे पूछा गया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। यहाँ आपसे पूछा गया है SO2 और NO2 का। तो बताइए SO2 और NO2 का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में क्या आएगा। ये भी 2009 का ही टेबल से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपका क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया सल्फर डाइऑक्साइड का 20 होता है और NO2 का 30 होता है, ठीक है। तो टेबल लर्न कर लेंगे। साइलेंट वैली, यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या ईयर वाइज क्वेश्चन आते हैं। ये कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन है और मूवमेंट का है। एनजीओ मूवमेंट आप याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कराया भी है वीडियो, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। मैं PDF भी सेंड की हूँ आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिए अगर रिविजन करना है तो। एक बार सीरीज याद कर लेंगे, ईयर वाइज पूछे जाते हैं। जैसे साइलेंट वैली कब हुआ था बताइए हमें। साइलेंट वैली कब ईयर ऑफ स्ट्रगल था, चिपको मूवमेंट कब था, एपिको मूवमेंट कब था, गांधी मैदान मूवमेंट कब था। आप बता सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वेरी इजी है, तो बच्चे को भी आता होगा ये साइलेंट वैली। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे इसका आंसर। और ये स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ISO स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 किसके लिए होता है, 20 किसके लिए, 50 60 किसके लिए है। तो 10 हमारा ऑडिटिंग के लिए होता है, 20 हमारा लेबलिंग के लिए होता है, 50 हमारा इन्वायरमेंटल, 15 हमारा क्या होता है स्टैंड, ये टर्म्स एंड डिफिनीसन के लिए होता है। 60 हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो अगर आपको अगर अच्छे से अपने स्टैंडर्ड याद करके रखा है तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो बना लेंगे, लेकिन इस पे भी फोकस करना होता है आपको, स्टैंडर्ड पे भी। ये भी आपसे, ये तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करती हूँ। मैं आपको यहाँ जस्ट मैं फॉर्मूला आपको मेंशन करती हूँ, C1F1 इंटू C2F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 से ये फार्मूला आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। मास बैलेंस फ्लो फार्मूला हमेशा आता है। स्ट्रीम 2 स्ट्रीम का देगा, कंसंट्रेशन दे देता है, उसका फ्लो रेट दे देगा, आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो C1F1 इंटू C2F2 डिवाइडेड बाई F1F2 से निकाल लेंगे, एक बार देख लर्न कर लेंगे। ये आपका क्या है निकालना, आपको CFC कन्वर्जन है। CFC कन्वर्जन आपको आता होगा। जैसे CFC 12 का मैं एक का निकाल के बताती हूँ। CFC 12 का अगर निकालना होता तो पहले CHF करेंगे, ठीक है। CFC हमें 12 का निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 12 में क्या करेंगे, CHF का जो निकालना होता है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CHF है ना। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें 12 है, यहाँ पे मतलब 12 में क्या करेंगे, 90 ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 90 में 12 ऐड करते हैं तो 102 होगा। तो CHF कर देंगे और 102, तो कार्बन 1 हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन 0 है, तो 2 उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो C1F2 और यहाँ क्लोरीन दे देंगे। तो यहाँ देखें CF2Cl कौन सा है, CF2Cl2 कौन हो जाएगा हमारा, थर्ड। इस तरह से आपको सारा निकाल लेना है। 90 ऐड करना रहता है, उसके बाद आपको फार्मूला में पुट करना होता है CHF में, ठीक है।
ये कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होता है, वर्मिक्यूलेट का सबसे ज़्यादा कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा 150 है। इसके बाद उसके बाद होता है स्मैक्टाइट। स्मैक्टाइट को मोन्ट्रोमोलाइट भी कहते हैं, क्ले का ही है। उसके बाद 100 इलाइट का। उसके बाद होता है सबसे कम काओनाइट का होता है 5 से 25। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना होता है। ये भी निगेटिवली स्क्यूड में सबसे ज़्यादा किसका होता है, निगेटिवली स्क्यूड कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे पहले वहाँ पे मोड आएगा, देन मीडियन, लास्ट में अर्थमेटिक मीन। अगर पॉजिटिव रहा तो मीन, मीडियन, मीन, मोड। हाँ, नेगेटिव अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन, मीडियन और मोड लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको बस जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा नेगेटिव, मोड, मीडियन, मीन लास्ट में आ जाएगा निगेटिवली स्क्यूड में। ये यहाँ से भी हार्डनेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, आपका मोह स्केल है जो 10 मोह स्केल, वहाँ से जो हार्डनेस स्केल है आपका वहाँ अब 12 हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जरूर मोह स्केल पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है ये पूछा गया। सबसे ज़्यादा हार्ड यहाँ पे टोपाज है, उसके बाद फेल्सपार, फ्लोराइड, देन जिप्सम है, DCB थर्ड आंसर। तो हार्डनेस स्केल भी आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ना, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन द ग्रीन हाउस गैस टू ग्लोबल वार्मिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पूछा गया तो सबसे ज़्यादा किसका है, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज़्यादा आप बताइए किसका होता है यहाँ पे कौन कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है ग्लोबल वार्मिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ CFC12 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आ जाएगा आपका मीथेन, मीथेन के बाद CFC12, फिर नाइट्रस ऑक्साइड लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और ये इतना ही है, एक बार सबको भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मैंने लास्ट टाइम इसलिए दिया कि आपने बहुत सारे रिवीजन बहुत सारे कर चुके होंगे। एक बार आपको जस्ट गो थ्रू मूड रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि आपका जो सर दुख रहा होगा कि कल क्या होने वाला है, कल कुछ अच्छा ही होने वाला है और आपका बेस्ट प्रिपरेशन है। मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत किया और अच्छा अपना बेस्ट देकर आना है, विदाउट कोई भी सोचना कुछ नहीं। एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम में जाते हो तो बस एग्ज़ाम के बारे में सोचो, कोई और चीज़ दिमाग में नहीं आना चाहिए, कोई भी निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर एग्ज़ाम की आपको एग्ज़ाम देना है, 3 आवर आपको लड़ना है, आपको अपना बेस्ट देना है, निगेटिविटी से आपको दूर रहना है। कुछ किसी भी तरह की निगेटिविटी अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी है। देखो 3 पैराग्राफ होते हैं 30 नंबर का, इजी वे में देना है। अगर DI अच्छा से आता है तो वहाँ 40 नंबर तो ऐसे ही आपको हंसते खेलते आपको मिलने वाले हैं। हंसते खेलते आप 40 नंबर ले लोगे। कुछ PYQ भी आ जाएंगे क्वेश्चन, 10, 15, 20 क्वेश्चन एज आपको PYQ से रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बार बार यही कहती हूँ एज अगर बिल्कुल भी आप थोड़ा भी सीरियस होकर भी पढ़े होंगे ना, PYQ अच्छे से किए होंगे तो एज क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, एग्जाम से एक दिन जस्ट पहले बोल रही हूँ। तो इसीलिए बिलीव कीजिए, इसे आप आराम से 40 नंबर तो आपको ये हो गया, 40 हंसते खेलते। PYQ से 20 क्वेश्चन एज आने वाला है, 60 नंबर तो ऐसे ही हो गया। बस कुछ थोड़ा बहुत स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा फिरा कर PYQ को दे देगा तो आप सॉल्व कर लोगे, मुझे इतना बिलीव है। इसीलिए कोई भी टेंशन ना लेकर एग्ज़ाम को दीजिए और अच्छा होगा एग्ज़ाम, मुझे पता है। कल के लिए ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट को, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम क्रैक करके आना है, JRF लेकर
आना है। मिलते हैं कल का, ज़रूर आप मुझे बताइएगा कल का क्या रहा आपका एग्ज़ाम, किस तरह से क्वेश्चन आए। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ऐड हो जाइए और मैं आपका कल का वेट करूँगी एग्ज़ाम के फीडबैक का। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।